अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, जो मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर को ऑन द अर्थ। हम जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस सन से आती हैं और जब री एमिट होती हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो IR रेडिएशंस यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। उस टेम्परेचर इंक्रीजिंग को एक्चुअली जो कंट्रोल और मेंटेन रखता है वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में शामिल हैं कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, मीथेन गैस और फर्दर इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से बनते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 और 3 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब ऑटोमोबाइल में प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल बर्न होता है या इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो प्रोड्यूस होते हैं कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो एक्चुअली हमारे पास सोर्स बन जाते हैं इन डेंजरस केसेस के। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 और 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर, हाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड की जो सेफ्टी लेयर मौजूद है इन द एटमॉस्फेयर, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर डेंस होती जा रही है, जिसकी वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस री एमिट हो रही हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 और 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर of the question number 4. Question number 5. Carbon monoxide is a hidden enemy. Explain its section. My dear students, carbon monoxide is a silent killer. Carbon monoxide colorless, odorless गैस है और जब ये थ्रू आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे ब्लड में आ जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेती है विद हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना बंद कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिससे अल्टीमेटली
ह्यूमन डेथ काज होती है। तो इसलिए कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए साइलेंट किलर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट थ्रेट्स आर देयर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज एयर पॉल्यूटेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर की जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो डेफिनेटली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, सफोकेशन काज करते हैं और अल्टीमेटली कैन काज द डेथ। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को और लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एयर पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किया कि सल्फर ऑक्साइड्स की हार्मफुल अमाउंट एयर में क्यों आती है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, यानी ऐसी डिकम्पोजिशन जो विदाउट ऑक्सीजन हो। तो ऑर्गेनिक मैटर जब एन एरोबिकली डिकम्पोज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एयर में आ जाते हैं इन हार्मफुल अमाउंट, जो डेफिनेटली एयर को पॉल्यूट करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जब फर्दर वाटर से कंबाइन होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो जब रेन वाटर के साथ अर्थ पे फॉल करता है तो एसिड रेन काज होती है, जो डेफिनेटली इफेक्ट करती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 और 3 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया है काज ऑफ एसिड रेन। हम जानते हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एयर में सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कंबाइन होते हैं रेन वाटर के साथ तो बनना शुरू हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये दोनों एसिड शामिल हो जाते हैं रेन वाटर में तो ऐसी रेन फिर कहलाती है एसिडिक रेन, जिसकी पीएच 4 होती है। और डेफिनेटली एसिड रेन एसिडिक कंपोनेंट्स पर कंपोज है। सॉइल पे फॉल होगी तो सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देगी, जो डेफिनेटली इफेक्ट करेगी क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप हेल्थ को। आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ओजोन होल का क्रिएट हो जाना, ओजोन लेयर का डिप्लीट हो जाना कहलाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर एक सेफ्टी लेयर है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से सन की हार्मफुल रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, जिससे एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ सेफ रहती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन की सेफ्टी लेयर डैमेज हो रही है, जिसे ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। जब ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगी तो होगा क्या कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की हार्मफुल अमाउंट अर्थ पे आ जाएगी, जो स्किन कैंसर काज कर सकती है, इंफेक्शियस डिजीजेस मलेरिया काज करती है और इन द सेम वे प्लांट लाइफ को भी अफेक्ट करती है। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज
ozone layer formed in stratosphere? My dear students, स्ट्रेटोस्फीयर की मिडल लेयर में एक्चुअली ओजोन फॉर्मेशन होती है। जब ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से तो O3 ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। और आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक mass lie within the troposphere? My dear students, पहला पार्ट एटमॉस्फेयर का जो नियर टू अर्थ है वो ट्रोपोस्फियर है और एटमॉस्फेरिक मैस का 75% प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फियर में, जो प्रेजेंट होता है फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से लेकर हाई अल्टीट्यूड कितना 12 किलोमीटर यहां तक मौजूद होता है ट्रोपोस्फियर। और 75% जो एटमॉस्फेरिक मैस है वो कंसंट्रेट होता है इसी पार्ट में। डेफिनेटली इसकी रीजन है ग्रेविटी। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लो मोलेकुलर मैस हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एयर में आते हैं ड्यू टू एयर में आते हैं फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रॉम द एयर कंडीशनर्स। और कार्बन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो ब्रेक डाउन होता है जिससे क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस होता है और ये क्लोरीन का सिंगल रेडिकल कई लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 4 को फॉर द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग सारे चैप्टर लेक्चर्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स रिव्यू करो और उन लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करो और उसके बाद नोटबुक पर इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करो विद स्टेटमेंट। इस वे से मैं यकीन रखता हूं कि आपका ये टॉपिक वेल प्रिपेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।